गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना राजनीति विज्ञान। इसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था जॉन लॉक। जॉन लॉक का अपना टॉपिक चल रहा है जो सामाजिक अनुबंधवादी सिद्धांत के समर्थकों में से एक है और उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक को कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जॉन लॉक का जो व्यक्तिवाद था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और जॉन लॉक के बारे में लगभग जो प्राकृतिक संदर्भ में मानव का स्वभाव था, प्रकृति के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब देखिए हम लोग करते हैं जो जॉन लॉक के जो राज्य की जो विशेषताएं थी, उस राज्य के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। कल हमने बात कर ली थी जॉन लॉक के बारे में। व्यक्तिवाद का जो उनका सिद्धांत था कि व्यक्तिवाद के अंतर्गत ये गुण आवश्यक थे, उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम करेंगे जॉन लॉक के जो राज्य की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कशन। देखिए जॉन लॉक के राज्य की जो विशेषताएं थी उनके ऊपर डिस्कशन अपन लोग करते हैं। देखिए पहले विशेषता कहता है कि जॉन लॉक का जो राज्य होगा वो कहता है कि राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। जॉन लॉक कहता है कि जिस राज्य की स्थापना की गई है कि जो राज्य अस्तित्व में आया था एक समझौते के तहत, ये कहता है कि राज्य का केवल और केवल इतना सा उद्देश्य है कि वो जन कल्याण संबंधित जो कार्य हैं, यानी कि मानव कल्याण की भलाई की से संबंधित कार्य करने के लिए राज्य का अस्तित्व हुआ है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। जॉन लॉक कहता है कि मानव कल्याण के लिए राज्य अस्तित्व में आया है और इसके अलावा कुछ नहीं। राज्य का पहला कार्य यही है कि वह मानव कल्याण की भलाई संबंधित जितने भी कार्य उन कार्यों को करते रहना चाहिए। इसलिए जॉन लॉक ने व्यक्ति को साध्य माना है और राज्य को साधन, कि राज्य केवल एक साधन के रूप में है और उसके अलावा उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। और जो राज्य के ऊपर जो व्यक्ति शासक करेगा, शासक का उद्देश्य है समुदाय का कल्याण करना, अर्थात जो राज्य के ऊपर जिस शासक की नियुक्ति की जाएगी उस शासक का मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय का कल्याण, कि समुदाय में रहने वाले लोगों का भला या कल्याण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं और किस हद तक हम लोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। केवल इतना ही कार्य उनके द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य समाज का संबंध व्यक्तियों के नैतिक विकास से न होकर उसके भौतिक विकास से हैं, अर्थात जो भौतिक जो संसाधन हैं उससे संबंधित राज्य के द्वारा जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक यानी कि जीवन से संबंधित जुड़ी, अर्थात राज्य को ये कार्य करना चाहिए जो समुदाय के लिए जो भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उन सुख सुविधाओं को उन जनता तक पहुंचाने का कार्य किसका है? राज्य का दिया गया, राज्य साधन के रूप में। अर्थात राज्य का ये मुख्य उद्देश्य कहा गया। ये देखिए कि राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है, अर्थात व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन के रूप में है। और शासक का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुदाय का कल्याण करना, अर्थात इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकता। और कह भी दिया कि व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन के रूप में, और साधन के रूप में जो उपभोग से संबंधित जो वस्तुएं हैं जो जन कल्याण संबंधित जुड़ी हुई है वो सारे कार्य राज्य के द्वारा ही किए जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य इसीलिए है। और राज्य को शायद अस्तित्व में भी इसलिए लेकर आए थे। और लोग ये भी कहता है कि राज्य अस्तित्व में आया इसीलिए है, केवल जन यानी कि मानव के कल्याण के लिए राज्य की उत्पत्ति की गई है, अन्यथा राज्य की आवश्यकता नहीं थी। ये कहता है जॉन लॉक मेरे राज्य के अंतर्गत जिस राज्य की मैंने जिस राज्य को मैं अस्तित्व में लेकर आया हूँ, जो राज्य प्राकृतिक अवस्था से उठकर जो सामने आया था, ये कहता है उसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन के रूप में, और जितने संसाधन समुदाय की भलाई के लिए जन कल्याण के लिए राज्य जुटा सकता है उतने जुटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात जन कल्याण से संबंधित जुड़े जो भी कार्य है वो राज्य के द्वारा किए जाएंगे। अब देखिए दूसरा कहता है राज्य का आधार जन सहमति। ये कहता है राज्य का आधार है वो जन सहमति है। राज्य का जो आधार है वो जन सहमति, यानी कि ये कहता है कि ये एक ऐसी विचारधारा आ गई। अब लोग ये राज्य संबंधी विचारधारा का प्रथम और अंतिम स्वर जन सहमति था। देखिए लोग कहते भी थे कि मेरा जो प्रथम और अंतिम जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि जन सहमति, जनता की सहमति से कार्यों का संचालन करना। फिर बाद में वो कहता भी है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौते का जो अपनाया गया था, जिसका मूल विचार ये है कि राज्य की स्थापना जन सहमति का आधार पर हुई है। अर्थात जो राज्य अस्तित्व में आया है, लोग कहता है कि जिस राज्य की हम लोगों ने स्थापना की है या राज्य स्थापित किया, राज्य की उत्पत्ति की है,
वो पहली शर्त है कि राज्य का अस्तित्व जन सहमति के आधार पर हुआ था। अर्थात जब जन सहमति बनी थी, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में लोग परेशान हो गए थे, तो राज्य अस्तित्व में लाया। अब राज्य का आधार कहता है कि जन सहमति पर इस राज्य का निर्माण हुआ है, अर्थात उसी के अंतर्गत उसको रहना पड़ेगा। अर्थात वो कहता है कि राज्य जनता की आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है, राज्य की सत्ता जन सहमति पर आधारित होनी चाहिए। और जो सत्ताधारी जो व्यक्ति होगा, अर्थात सत्ता जिस व्यक्ति के हाथ में होगी, वो जन सहभागिता के ऊपर आधारित होनी चाहिए। उसमें किसी ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव ज़्यादा चल रहा हो, जन सहभागिता के अंतर्गत होनी चाहिए। यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थों को ध्यान रखते हुए मनमाना कार्य शासन करने लग जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जनता शासक की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगी। देखिए वही बात आ गई, यदि जिस जन सहभागिता के ऊपर ही शासन की स्थापना की गई है, यदि शासक वर्ग के द्वारा अपने अधिकार यानी कि जनता के अधिकारों का हनन किया जाता है, जनता इसके कार्य नहीं की जाती है, अर्थात मनमानी करता है, स्वार्थपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, ऐसी स्थिति में कहता है कि जब जनता भी ऐसी स्थिति में शासक के द्वारा जो दिए गए मतलब कि जो कार्य है कानून उनका उल्लंघन वो कर सकती है, कोई बाध्य नहीं कि वो उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेगी या उसके द्वारा दिए गए जो आदेश है उनकी पालना करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर तीसरी बात कहता है, देखिए राज्य का आधार जन सहभागिता। तीसरा कहता है सीमित सत्ता वाला राज्य। ये कहता है कि राज्य को देखिए सीमित शक्ति दी गई है कि वो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करे। राज्य के अंतर्गत जो शक्तियाँ दी गई है वो पहले से फिक्स की गई है कि राज्य अपने सीमित दायरे में रहकर इस शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अर्थात ऐसा नहीं कि उसकी शक्तियाँ दे दी गई तो जो चाहे जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, जैसा चाहे वो परेशानी में लोगों को डाले। राज्य को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मतलब एक प्रकार से न्यायदारी शक्तियाँ प्राप्त की गई है, जो नियमों के अनुसार जो शक्तियाँ अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए है। अर्थात राज्य को जो शक्तियाँ दी गई है उन शक्तियों का प्रयोग केवल और केवल एक सीमित दायरा है, वो है जो लोगों के कल्याण से संबंधित कार्य वो आप कर सकते हो, इसके बाद आपका कोई दायरा नहीं बनता है। साधन के आधार पर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों को अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात वो एक ट्रस्ट के रूप में है। भाई एक ट्रस्ट के रूप में हमने राज्य का निर्माण कर लिया। अब राज्य का एकमात्र उद्देश्य है कि वो जन कल्याण संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कर सकता है, उतने कार्यों को उसके द्वारा किया जाना चाहिए, इसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सीमित सत्ता वाला राज्य, ये देखिए। फिर नेक्स्ट देखिए चौथी बात कहता है संवैधानिक राज्य। संवैधानिक राज्य का मतलब होता है कि संविधान के अनुसार सत्ता का संचालन करना, अर्थात विधि द्वारा स्थापित शासन। विधि द्वारा स्थापित शासन या विधि के द्वारा स्थापित जहाँ कानूनों का अंत होता है वहाँ पर अत्याचारी शासन की स्थापना हो जाती है। विधि का शासन होता है कि कानून में जो लिख दिया गया है आपको ठीक उसी प्रकार सत्ता का संचालन करना है कि राजा इस सीमा तक यहाँ तक काम कर सकता है तो वहीं तक रहे, वो इसके आगे कानूनों के दायरे में रहकर अपने कार्यों को करता रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि मनमर्जी वाला कार्य करने लग जाए, ये अधिकार उसे नहीं दिए गए हैं। अर्थात लोग कहता है एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक जिसके अंतर्गत विधि के शासन की स्थापना की गई है, द रूल ऑफ लॉ अपनाया गया। मनमाने शासन का नहीं है, लोग राज्य को विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है, अर्थात जहाँ कानूनों का अंत होता है वहीं पर अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि राज्य के द्वारा सत्ता का जो संचालन किया जाएगा वो कानूनों के दायरे में रहेगा, अर्थात संविधान के अंतर्गत जो निर्माण किया गया यानी कि विधि के शासन की स्थापना करता है कि कानून के दायरे में रहकर ही आप लोग सत्ता का संचालन कर सकते हो। आपका कानून के बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि एक सीमाएं बांधी गई है कि आप इस सीमा तक अपने कार्यों को कर सकते हो, कानून के बाहर आपका कोई वजूद नहीं है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसी में रहकर आपको अपनी सत्ता का प्रयोग करना, क्योंकि जहाँ कानूनों का उल्लंघन होता है वहाँ पर निश्चित रूप से अत्याचारी शासन की स्थापना होती है। ये कहना जॉन लॉक का कि जहाँ कानूनों का अंत हो जाता है वहाँ पर अत्याचारी शासन का प्रारंभ होना एक प्रकार से लाजमी या स्वाभाविक रूप से प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये बात भी वो कहता है। फिर कहते हैं निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादक। देखिए निषेधात्मक क्या होता है कि कुछ सीमा तक वो निषेध करता है कि इस एरिया में मैं कुछ नहीं कर सकता। निषेध का मतलब होता है एक प्रकार से प्रतिबंध। वो कहता है मैंने प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का जो अधिकार प्राप्त होता उस अधिकारों की रक्षा करने का दायरे या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता राज्य के द्वारा उसे दी जाएगी। लेकिन वो कुछ हद तक कुछ निषेध की बातें करता है। वो कहता है कि मैं व्यक्ति के चरित्र को किसी प्रकार सुधार नहीं सकता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहता है कि व्यक्तियों का चरित्र सुधारना ये राज्य के अंतर्गत दायरे में नहीं आता है, अर्थात मैं व्यक्तियों के चरित्र को किसी भी प्रकार से सुधार नहीं सकता।
उन्होंने अपनी पुस्तक थी लेटर ऑन टोटलिज्म में भी इसका स्पष्ट कहा था, प्रतिपादन करता है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता है और न ही उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि व्यक्ति के वैयक्तिक विकास की बात वो कहता है मैंने कहीं पर भी नहीं की, क्योंकि ये नैतिक चरित्र का जो बात आता है ये व्यक्ति के स्वयं के द्वारा किए जाने वाला एक कार्य है, इसके ऊपर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता और यदि लगाने का प्रयास करेगा तो वो फेल भी जाएगा। तो ये कहता है कि राज्य का निर्माण किए गए इसीलिए था कि जन कल्याण संबंधित कार्य करे और संवैधानिक सत्ता वाला और जन सहकारिता पर आधारित राज्य होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य केवल और केवल ये होना चाहिए कि जन कल्याण संबंधित जुड़े हुए जो कार्य हैं वो राज्य के द्वारा किए जाएंगे और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना आवश्यक होता है, इसीलिए राज्य अस्तित्व में आया है, अर्थात राज्य की स्थापना की गई है। ये बात जॉन लॉक के द्वारा कही जाती है। फिर देखिए आप लोग कि सरकारों के रूप में मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि 3 प्रकार की सरकारों की ये बात करता है। एक करता है राजतंत्र, एक करता है कुलीन तंत्र, एक करता है जनतंत्र। जनतंत्र यानी बहुत सारे लोगों का शासन, बहुत सारे लोगों की सहभागिता, जिसे हम लोग आज वर्तमान में लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ये तो ये हो गया। कुलीन तंत्र कुछ लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन। क्या होता है? कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। कुलीन तंत्र मतलब कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। एक होता है राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन जिसे नाम दिया गया था राजतंत्र। इन तीनों शासन व्यवस्थाओं में से भी जॉन लॉक के द्वारा जो राजतंत्र शासन व्यवस्था थी इसे सर्वश्रेष्ठ माना था। सर्वश्रेष्ठ किसको माना था? राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना था। तो ये देखिए कुछ बातें जो जॉन लॉक के संदर्भ में बताई गई थी। एक बार और हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जॉन लॉक के राज्य की जो विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन एक बार और कर लेते हैं। राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। मतलब कि राज्य का अस्तित्व इसीलिए हुआ है, जॉन लॉक कहता है कि जिस राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के तहत की गई है उस राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है कि वो जन कल्याण से संबंधित जुड़े हुए कार्य उन्हीं कामों को करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया है। इसके अंदर कहा है कि व्यक्ति है वो साध्य है और राज्य साधन है, अर्थात राज्य को केवल साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। और जितना हो सके राज्य जितने भी जो समुदाय होते हैं उन समुदाय को जो भलाई से संबंधित जो कार्य हैं वो संपूर्ण कार्य राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। और राज्य की उत्पत्ति इसीलिए की गई है, अर्थात जो समझौता हुआ था उस समझौते का मतलब ये था कि राज्य जो अस्तित्व में है वो जन कल्याण के कार्य करने के लिए राज्य को अस्तित्व में लाया गया है। इसलिए राज्य को व्यक्ति केवल साध्य और राज्य एक साधन के रूप में है। और शासक का उद्देश्य जो व्यक्ति राज्य के ऊपर जिसका अधिकार हो गया, जो सत्ता में काबिज रहेगा, उस शासक वर्ग का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समुदाय के लोगों के लिए मैं अधिक से अधिक भलाई से जुड़े हुए जितने भी जो कार्य हैं उन कार्यों को कर सकूं। दूसरा राज्य का आधार जनसहभागिता, अर्थात राज्य की जो उत्पत्ति वो जनसहभागिता के आधार पर हुई है, यानी कि संपूर्ण जनता ने सहमति दी थी, तो सहमति के आधार पर राज्य एक सीमित दायरे में रहकर शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी ध्यान रखना। सीमित सत्ता वाला राज्य, अर्थात राज्य को जो शक्तियाँ दी गई है वो एक सीमित दायरे में रहकर और निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी गई है कि आपका उद्देश्य केवल और केवल ये है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, सीमित दायरे में रहिए। फिर कहता है कि संवैधानिक राज्य यानी कि विधि के अनुसार सत्ता का संचालन करना, यानी कि कानूनों के दायरे में रहकर आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। कानून के बाहर आपका कोई वजूद नहीं है। जिस व्यक्ति के द्वारा सत्ता का संचालन किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा ही कानूनों के दायरे में रहकर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग ने कहा भी कि जहाँ पर विधि के शासन यानी कि कानूनों का अंत हो जाता है वहाँ पर एक प्रकार से
अत्याचारी शासन की स्थापना प्रारंभ। जहाँ कानूनों का अंत होता है वहाँ पर अत्याचारी शासन होना एक प्रकार लाजमी है, यानी अत्याचारी शासन की स्थापना हो जाती है। फिर देखिए निषेधात्मक राज्य, ये कहता है कि मैंने व्यक्ति को स्वतंत्रता संपत्ति क्या अधिकार दिए गए जो प्राकृतिक अवस्था में सभी को मिले हुए थे, लेकिन कहता है मैं व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति के ये स्वयं के आंतरिक आवाज़ ही है। इसलिए कहा कि उसने यहाँ पर अपने आप को साइलेंट रखा था कि मैं व्यक्ति के चरित्र का निर्माण मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति का मन एक चंचल मन होता है और उसका निर्माण करना ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मेरे विचारों के अंतर्गत। और फिर कहता है शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार के शासन की बात करता है, वो भी राजतंत्र है, कुलीन तंत्र और जनतंत्र है। राजतंत्र यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे राजतंत्र शासन में, जिसमें राजा महाराजाओं का रोल होता है। दूसरा कहता है कुलीन तंत्र, यानी कुछ लोगों के द्वारा सत्ता का संचालन किए जाने वाले शासन को नाम दिया गया था कुलीन तंत्र। तीसरा कहता है ये जनतंत्र, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, जिसे बीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसे वर्तमान में हम लोग लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, और जिनमें सर्वश्रेष्ठ बताया उन्होंने राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को। तो ये हो गए आप लोग जो लोग से संबंध जुड़े टॉपिक। और इस कल हम लोग पढ़ेंगे जो लोग का महत्व और उसके द्वारा जो विचार दिए गए उनकी आलोचना के बारे में कल डिस्कशन हम लोग करेंगे। व्यक्तिवाद के ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, और राज्य और धर्म के बारे में थोड़ा सा जनरली बताया था हम लोगों कि लोग के समय क्या था, इंग्लैंड के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के समर्थकों के मध्य संघर्ष की स्थिति थी। एक तो था उस समय लोग के समय इंग्लैंड में क्या था, प्रोटेस्टेंट्स, और एक तो कैथोलिक चर्च। इन दोनों धर्मों के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी, अर्थात यूरोप के अन्य देशों में भी ये स्थितियाँ उत्पन्न उस समय संघर्ष के विरुद्ध चल रहा था। यानी कि इस समय क्या था कि धर्म एक प्रकार से धर्म का बोलबाला इतना ज़्यादा हो गया था, धर्म और चर्च का, ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के जो लोग थे ये एक प्रकार जनता के ऊपर इतने अत्याचार करने के लगे थे, अर्थात धर्म के आधार पर उनको थोप रहे थे हर बात को। तो लोग ने जब इस चीज़ को पढ़ा और देखा कि ये धर्म चर्च वाले और जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के जो लोग थे इनके ऊपर जो अत्याचारी जो शासक था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसके अंदर कहा गया कि अपने कैथोलिक, मुसलमान, नास्तिकों को जो वंचित रखा गया था, लोग ने सहिष्णुता की नीति का आधार राजनीतिक सुरक्षा के रूप में परिभाषित करने का कार्य किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे जो लोग के महत्व, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है और उनके द्वारा जो विचार दिए गए उनकी आलोचना के संदर्भ में। थैंक यू वेरी मच।